राइट? नाउ दिस वाज स्क्वायर हियर, ठीक है? जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं ये टर्म वैसे ही रहती है, ये टर्म भी वैसे ही रहती है, और चूंकि बेसिकली आप इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो ये टर्म चूंकि आप इसके एतबार से w के एतबार से इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, आपको एक x यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है और ये 2 निकल के इसका कोफिशिएंट बन जाता है और 2 से कैंसिल हो जाता है. The idea is not to really cover the derivative of the cost function. Intuitively this is how it happens. ये जो cost function आपके सामने लिखा हुआ है, ये cost function, ये इसका डेरिवेटिव है. अगर आप देखें ओवरऑल तो इनमें दोनों में क्या फर्क है? यहां से स्क्वायर चला गया, वो स्क्वायर कहां गया? वो कोफिशिएंट बन गया, और वो जब कोफिशिएंट बना तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी 1/m बच गया, और एक x आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे xi, राइट? इसकी एग्जैक्ट कंप्यूटेशन अगली स्लाइड पे गिवन है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दैट, वी विल बी स्किपिंग दैट स्लाइड. Yeah, so basically like we will not be covering that slide as such, but optionally if you want to look at that you can. That's not necessary. So this is the derivative of the cost function with respect to w, and this is the derivative of the cost function with respect to b, right? In that case again the 2 gets cancelled and you don't even get that axiom in that case, right? So ye the only hallmark or the takeaway is कि जब भी आपको ग्रेडियंट डिसेंट इंप्लीमेंट करना है तो आपको ये देखना है कि जो कॉस्ट फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या है. नाउ आम तौर पे देयर आर वेल नोन कॉस्ट फंक्शंस दैट वी यूज. फॉर एग्जांपल रिग्रेशन के लिए हम मीन स्क्वायर्ड एरर इस्तेमाल करते हैं, राइट? इसी तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या सॉफ्ट मैक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो आप यूं करें कि पूरी डीप लर्निंग के अंदर इन जनरल 5, 6, 7 फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स मैटर करते हैं, एंड यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ दोस फंक्शंस विद यू, राइट? Generally you won't be implementing these derivatives yourself, but even if you want to just give it a try and you want to see how gradient descent is implemented, you will get the formula very easily, and you just need to put that formula there to see that how it gets it. So this is where it is like shown how exactly it is calculated. I'm skipping this. So in summary, in sum total, the only thing that we are concerned about computing when we compute the gradient, when we run gradient descent on linear regression, is that we have the derivative of the cost function of the linear regression here, right? So अब एक ही काम है जो हम कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? W और B की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, right? So if I just put it into a summary, how did it start? हमारे पास डेटा था, right? उसमें कोई इनपुट थी x, उसमें कोई आउटपुट थी y. हमने एक इक्वेशन दी wx प्लस b. w और b की वैल्यू शुरू में क्या होनी चाहिए हमें मालूम नहीं था. हमने रैंडम वैल्यूज के साथ या जीरोस के साथ शुरू कर दिया. जब हमने रैंडम वैल्यूज के साथ x की बेसिस के ऊपर y को प्रेडिक्ट किया तो फिर हमने आगे जाके प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y और एक्चुअल वैल्यू ऑफ y का फर्क देखा, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक कॉस्ट फंक्शन कंप्यूट कर लिया, राइट? अब वो जो कॉस्ट फंक्शन आया डिपेंड के, यानी आपकी किस्मत कि आपने W की ऐसी वैल्यू पिक कर ली और B की ऐसी वैल्यू पिक कर ली कि आपका कॉस्ट फंक्शन पहले ही बहुत अच्छा आ गया. It's extremely unlikely, but it is possible, right? But most likely it will be a bad value for cost. अब आपको अपने कॉस्ट फंक्शन को इम्प्रूव करना है. आप क्या करेंगे? W की वैल्यू को थोड़ा सा अपडेट करेंगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, और B की वैल्यू को थोड़ा सा अपडेट करेंगे. और आपको पता है कि बेसिकली कैसे कर रहे हैं आप एक कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन के अंदर हैं, और आपको पता है कि आपकी किस सिमत के अंदर आपका डेरिवेटिव जो है आपको ठीक सिमत मिलेगी. अगर आपको W को बढ़ाना है या कम करना है, B को बढ़ाना है या कम करना है, ये आपको पता है, ठीक है? अब जब आप W और B की नई वैल्यूज लर्न कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप वही साइकिल दोबारा शुरू करेंगे. आप दोबारा वो इक्वेशन wx प्लस b इस्तेमाल करेंगे, दोबारा y हैट कैलकुलेट करेंगे,
दोबारा y हैट और y का फर्क देखेंगे, दोबारा कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर दोबारा w और b की वैल्यूज को अपडेट करेंगे। w और b की वैल्यूज दोबारा पूछिए। शुरू में हमने w की और b की वैल्यूज ली रैंडम या 0, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने जो अपडेट करना था, नई वैल्यूज लेनी थी w और b की, वो फॉर्मूला ही आपके सामने लिखा हुआ है। आप कहते हैं जी पुरानी वैल्यू ले w की जो 0 थी या व्हाटएवर जो भी थी, ठीक है, जो रैंडम वैल्यू जिससे आपने शुरू किया था, डेरिवेटिव लें और w की नई वैल्यू कंप्यूट कर लें, b की नई वैल्यू कंप्यूट कर लें, राइट। सो आप कंटिन्यूअसली यही एक काम बार बार करते रहेंगे और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक आप कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, राइट। जी बिल्कुल, हमने लूप लगाई हुई है, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। जी लूप में हम सिर्फ वैल्यू चेंज करना आपको इसमें से कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप टेंसरफ्लो की एपीआई से एक मॉडल पिक करके कह देंगे, वो सारे की सारी बैक प्रोपेगेशन, सारे की सारी फॉरवर्ड पासेस खुद ही कर रहा होगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे हो क्या रहा हो। आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता। इसके लिए दो बेहतरीन लाइब्रेरीज दस्तयाब हैं, एक टेंसरफ्लो और एक पायटॉर्च। उनके अंदर ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। लेकिन जो काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी तो आपको चाहिए ना, क्योंकि लर्निंग के अंदर आपको ये समझना होता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस ठीक चल रहा है या नहीं। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता होता है कि बैकएंड पे चीजें कैसे काम कर रही हैं, राइट। तो आप ये मत सोच के परेशान हो कि आपको लूप खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बट इन द बिगिनिंग देयर इज नो हार्म इन इंप्लीमेंटिंग सच थिंग्स योरसेल्फ, दैट गिव्स यू अ बेटर लुक एंड फील अबाउट एवरीथिंग। ओके, अब ये जो एक चीज है कि अगर हम किसी लोकल मिनिमम में स्टक हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। There have been techniques which are proposed in machine learning like momentum and so on and so forth, which can be used to get out of the local minima as well, right? Although we are not really interested in covering that content right now, लेकिन ऐसी techniques propose की गई हैं कि आप एक टेक्निक मिसाल के तौर पे ये भी है कि आप मल्टीपल रैंडम स्टार्ट्स ले लें। मसलन आप यूँ कह लें कि आप 2 या 3 न्यूरल नेटवर्क चला रहे हैं, एक में W की वैल्यूज कुछ और रखी हुई हैं, दूसरे में कुछ और रखी हुई है, तीसरे में कुछ और रखी हुई हैं। इससे क्या होगा? द चांसेस विल इम्प्रूव दैट मे बी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी टेकिंग यू टू द ग्लोबल मिनिमम, राइट। गारंटी बहरहाल नहीं दी जा सकती, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, आप इंश्योर करें कि आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है। बिकॉज अगर कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स है तो फिर लोकल मिनिमा का प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। सो फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन यू डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ लोकल मिनिमम बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स। बॉल शेप, योर हैमक, योर हॉलीडे प्लेस, जहां आपने क्या करना है, मशीन लर्निंग में अच्छा परफॉर्म करने के बाद हॉलीडेज में जाना है और नारियल पानी। तो बेबी लाइक आप में से किसी को पसंद है नारियल पानी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड इट यूजिंग अ स्ट्रॉ इन इट? तो हम ज्यादातर लोग तो गरीब ही हैं, It's also not very trendy here. Like यहाँ इतना trendy नहीं है,
लाइक पीपल आर सेलिंग नारियल तो काफी बेच रहे होते हैं लोग, लेकिन ट्रेंडी नहीं है। अब पानी भी बट लाइक यानी मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉ के साथ उसको पीना ट्रेंडी नहीं है इतना, मे बी कराची साइड पे हो। ओके इंडिया में बहुत okay ji, now running gradient descent to train linear regression. There is no new concept again. We will just be like looking at the same diagram, pretty much the same diagrams that we had already looked at. So basically, just suppose that you begin with something like this. आपने शुरू किया, एज आई सेड कि आपके पास शुरू में कोई क्राइटेरिया नहीं है। फर्स्ट करें W की वैल्यू इस वक्त -0.1 है और B की वैल्यू 900 है। ये आपका डेटा है और इसकी बेसिस के ऊपर जो मॉडल आ रहा है वो ये आ रहा है, व्हिच इज अ प्रीटी बैड मॉडल, राइट? ओके, और अगर आप अपने कॉस्ट फंक्शन को देखें यहाँ कॉन्टोर प्लॉट के अंदर, तो बेसिकली आपको यहाँ लाइक B की वैल्यू 900 है जब, और W की वैल्यू -0.1 है, तो आपकी कॉस्ट वैल्यू तकरीबन यहाँ पे आ रही है, व्हिच इज अ वेरी बैड फंक्शन। नाउ व्हाट यू विल डू इज you will compute the derivatives, you will update the values of W and B, and based on those updated values of W and B, you will compute the predictions again and you will compute the cost function again. So suppose this is what you did. आपने W और B की वैल्यू को अपडेट किया, राइट? W की वैल्यू अपडेट होके थोड़ी सी बढ़ के या तकरीबन उसके बराबर यहाँ आ गई, B की वैल्यू थोड़ी कम हो गए 750 से थोड़ी ऊपर आ गई। आपने दोबारा कॉस्ट फंक्शन कंप्यूट किया, फर्स्ट करें यहाँ कॉस्ट थी लाइक 77,237, यहाँ कॉस्ट थोड़ी कम होके आ गई 45,401, राइट? नाउ अगेन वी आर नॉट हैप्पी विद दिस वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन, वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ W and B again, right? And once we update the value of W and B again, the model improves slightly, right? And the cost improves to 29,109, right? And अब आप देखेंगे if this thing is evident, usually in the beginning, if you are really high up in the cost function, the slope will let you take a bigger step. लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे तो स्टेप्स छोटे से छोटे होते चले जाएंगे। तो W और B की वैल्यू को फिर अपडेट किया, मॉडल थोड़ा मजीद अपडेट हो गया और कॉस्ट 29,000 से कम होकर 19,076 हो गई, और आपकी W की वैल्यू भी थोड़ी चेंज हो गई और B की वैल्यू भी थोड़ी चेंज हो गई। अगेन नॉट हैप्पी विद दिस वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन, आइटरेट अगेन। आपने दोबारा आइटरेट किया, अब आपकी वैल्यू कम होकर 13,318 आई, W की वैल्यू मजीद अपडेट हो गई और B की वैल्यू भी मजीद अपडेट हो गई। Still not happy with it? Another step. So slowly but surely it is getting in the right direction. Actually, okay. So slowly but surely it is heading in the right direction, right? And ultimately ये converge करके, like we ultimately get the values of the cost function this, and the final value is right 2311. ठीक है जी, इसको हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। ये जो ग्रेडियंट डिसेंट की अप्रोच अभी हमने यूज की है, इसको हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी ट्रेनिंग डेटा है, आपको सारा ट्रेनिंग डेटा ऑल एट वंस लेते हैं और उसके ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब क्या है? जितना भी ट्रेनिंग डेटा आपको दिया गया है, आप उस सारे डेटा को ऑल एट वंस लेते हैं और उसके ऊपर आप अपना मॉडल जो है वो लर्न करते हैं, राइट?
This is the conventional way of doing it, लेकिन as it turns out, in many situations we have a lot of data to train on, and it is sometimes not possible to handle all that amount of data all at once, right? So in those situations, हम उस data को batches में divide कर लेते हैं. शायद आपने pandas को इस्तेमाल करते हुए कभी देखा हो, उसमें बैच साइज का एक वेरिएबल होता है, राइट? बैच साइज बेसिकली स्पेसिफाई करने का मतलब ये होता है कि आप बता रहे हैं कि सारा डेटा नहीं लेंगे, इतना इतना डेटा एक वक्त में लेंगे, राइट? So that just breaks it down and the training process relatively, it is broken down obviously, लेकिन training process थोड़ा सा आसान हो जाता है, facilitate हो जाता है उसमें. So that pretty much is it for today.